एक ऐसा बच्चा जो कि अपने भाई के साथ पहले से ही बहुत अकेला रहता था, लेकिन इसीलिए क्योंकि उसके माता और पिता उसको पहले से ही बचपन में अकेले छोड़कर चले गए थे। और वो बच्चा अपने छोटे भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और उससे प्यार करता था। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन एक ही दिन उसके सामने उसी के छोटे भाई को कोई आंखें मार देता है और हमें पता चलता है कि उसी गुस्से से उसके पास एक वॉरियर बॉडी है जिससे वह सबसे बदला लेता है। वो उस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर स्पिरिट गार्डियन बनता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लियांग नाम के बच्चे को देखते हैं जिसका अभी अभी एक छोटा भाई पैदा हुआ है जिसका नाम शाओ था। तब हम देखते हैं कि उसके पापा जो कि यहाँ पर लियांग को सामने लाकर बोलते हैं, लियांग तुम अभी बड़े हो चुके हो तो तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। लियांग बोलता है, हाँ फादर, मैं जरूर यहाँ पर शाओ का ख्याल रखूंगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनके फादर यहाँ पर उनके स्पिरिचुअल ट्री में दोनों का ही नाम लिख देते हैं और अब रात हो चुकी थी जहाँ पर दोनों ही यहाँ पर कहीं पर जाने की बात कर रहे हैं, जो कि लियांग यहाँ पर चुपचाप सुन रहा था। अब जब अगली सुबह यहाँ पर लियांग उठता है तो अपने माता पिता को यहाँ पर अपने पास नहीं पाता। इस समय अपने छोटे भाई शव को यहाँ पर लियांग ने खुद ही संभाला। बहुत दिनों तक वेट करने के बाद भी जब उनके माता पिता वापस ना आए, अगले सीन में हम देखते हैं सेंटोंग नाम का एक बंदा लू नाम के एक बंदे को यहाँ पर रक्षा स्ट्रीट का जनरल बना देता है, क्योंकि लियांग के फादर ही यहाँ पर रक्षा स्ट्रीट के जनरल थे। जैसे ही लू यहाँ पर स्पिरिट गार्डियन बन जाता है तो वह सबसे पहले यहाँ पर लियांग और शाहू को पकड़ लेता है, जहां पर उसका स्पिरिट गार्डियन जिसका नाम यान था वो बोलता है लियांग के अंदर तो मैजिकल पावर्स है, लेकिन उसके छोटे भाई शाहू के अंदर कोई भी पावर्स नहीं है। एंड ये सुनते साथ यहाँ पर लू बोलता है कि उसके छोटे भाई को ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ के आ जाओ और भला के लियांग को डेथ वर्ल्ड में ट्रेन करने के लिए भेज दो। हम देखते हैं कि लियांग को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसको भाई को ले जाया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड। अब जब ली जा रहा होता है तो वो बहुत सारे स्पिरिट्स को मारता है और हम देखते हैं कि जब वो ह्यूमन वर्ल्ड के गेट के सामने पहुंच जाता है तभी यहाँ पर लियांग आ जाता है, जो कि आके बोलता है कि मेरे भाई को मुझे वापस दे दो। अब क्योंकि लियांग तो छोटा था तो वो जैसे तैसे शाओ को उससे पास से छुड़ा लेता है और लेके दोनों ही यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। बोलता है जैसे तुम लोग को लगता है कि तुम दोनों बच जाओगे, ह्यूमन वर्ल्ड में तुम लोग भूखे मर जाओगे। हम देखते हैं इस साइड लियांग जैसे तैसे करके चोरी करके उसके लिए खाना इकट्ठा कर रहा था और वो अपने भाई को थोड़ा सा खाना खिला रहा होता है। अब जब वो लोग खा रहे होते हैं तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम आटा था। वो आके यहाँ पर लियांग के पास बैठ के बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो, मेरे साथ चलो। लेकिन लियांग मना कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि अट्टा यहाँ पर अपना एड्रेस कार्ड देके जाता है और बोलता है कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर लेना। दूसरी साइड ह्यूमन वर्ल्ड में ठंडी पड़ चुकी थी, जिस वजह से शॉ को ठंडी लग जाती है और यहाँ पर लियांग के पास पैसे नहीं होते कि वो उसकी इलाज करवा सके। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं होता, जिस वजह से लियांग को यहाँ पर अट्टा के पास जाना ही होता है। वो आके यहाँ पर रो के बोलता है कि प्लीज मुझे वह जगह पर ले चलो जहां पर तुम कह रहे थे कि मुझे खाना मिलेगा और मुझे पहनने के लिए भी कुछ मिलेगा। अब अट्टा यहाँ पर उसको एक लेडी के पास ले जाता है जहां पर वो उसके सारे काम कर देती है, उसको खाना भी देती है, उसको कपड़े भी देती है। लेकिन यहाँ पर लियांग बहुत ही दुखी था क्योंकि उसका भाई अभी भी ठीक नहीं हुआ था। अगले सीन में हम अट्टा को देखते हैं जो कि एक जन से बात कर रहा था। वो बात कर रहा था कि यहाँ पर मैंने लियांग को तो बेच ही दिया है, लेकिन मैं शाओ को नहीं बेच पाया क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। और तभी वहां पर लियांग आ जाता है, वह सारी बातें सुन लेता है। लियांग पूछता है कि तुमने मेरे छोटे भाई के साथ आखिर क्या किया। तब हम देखते हैं कि अटा बोलता है कि मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। तब हम देखते हैं कुछ देर बाद उसको पकड़ के वो दोनों बहुत ही ज्यादा मारते हैं, लेकिन वह दोनों उसको इतना ज्यादा मार देते हैं कि मजबूरन में यहाँ पर लियांग का स्पिरिट समन हो जाता है और लियांग के स्पिरिट का नाम यूजिन होता है। और हम देखते हैं यूजिन यहाँ पर बहुत ही आसानी से दोनों को बहुत गंदी तरीके से मारता है। उसके बाद यहाँ पर लियांग जाता है सीधा अट्टा के पास, उसको मार के वह उससे पैसे और यहाँ पर शव को भी ले लेता है। अब उसके पास पैसे आ गए थे तो वह डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर जाके वह शाओ का इलाज करवाता है। थोड़ी देर इलाज होने के बाद अभी हम देखते हैं कि शाओ की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लियांग की स्पिरिट गार्डियन यूजिन जो कि उससे बात करता है। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर शाओ अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, जो कि यहाँ पर एक बच्चे को बचा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से लियांग की एंट्री हो जाती है जहां पर वो अपने स्पिरिट गार्डियन की मदद से वह सारे गुंडों को अच्छा खासा मार देता है। हमें पता चलता है कि लियांग और शाओ आए दिन ऐसे बच्चों की मदद किया करते थे और एक जगह पर कैंप बना के वो वहां पर रह रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ लियांग से पूछता है कि हमारी माँ कैसी। तब लियांग बताता है कि वह बहुत ही खूबसूरत थी और जहां तक हमारे पापा की बात है तब वह तो बहुत ही हैंड्स और बहुत ही लंबे थे और अगर देखा जाए तो हमारी वर्ल्ड की वैलीज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती थी। तब शव बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है मुझे भी जाना है। और दूसरी तरफ लंग का भी मूड बन जाता है कि उसे भी रक्षा स्ट्रीट में जाना है क्योंकि क्या पता उसके माँ बाप वापस आ गए हों। जब वो लोग रक्षा स्ट्रीट में एंटर करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक इविल स्पिरिट एक गुड स्पिरिट को मार रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर
दोनों ही उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लियांग का स्पिरिट यूजिन बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग स्पिरिट है, जिस वजह से हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर शाह उसके सामने चले जाता है और बोलता है, अबे वो ये अपने टक्कर वाले से लड़, जिस वजह से वो स्पिरिट उसको उठाता है और फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पर लियांग आ जाता है, उसको पकड़ के उसको एक लड़की के पास दे देता है और उसके बाद वह अपने स्पिरिट यूजन के साथ वहां पर बहुत ही घमासान युद्ध करता है, बहुत मेहनतों के बाद, जहां पर वो फाइनली उस स्पिरिट को हरा देता है। और वहां पर सारे गुड स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि हमारे पुराने सरसा स्ट्रीट जनरल के बेटे वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ लू को यह सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई होती है, जहां पर वो सारी बैड स्पिरिट्स को जाके बोल देता है कि उन दोनों को खोज के रखो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों इसी साइड यहाँ पर वापस जाने का प्लानिंग कर रहे थे। तभी वहां पर लू आ जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पर वापस आकर, और तुमने फाइनली अपने गार्डियन को समन करना सीख लिया है, तो तुम जरूर यहाँ पर अब डेथ वर्ल्ड में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो गए, जहाँ पर अब इन दोनों के बीच में बैटल हो। लेकिन यूजिन अभी इतना ताकतवर नहीं होता, जिस वजह से उस बैटल को हार जाता है। और हम देखते हैं लू उसको बहुत ही गंदी तरीके से पकड़ के उठा के बोलता है कि तुम अभी कमजोर हो, जिस वजह से तुम्हारी गार्डियन भी बहुत कमजोर है। इसके बाद लू उसको पकड़ के बोलता है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ पता चला है। बहुत समय पहले यहाँ पर एक मैसेज फैला था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक साइकिक ने तुम्हारे माँ और बाबा को मार दिया है। ये सुनकर लियांग और शाओ का दिल दुखी से भर जाता है। इसके बाद लू लियांग को रस्सी से बांध के एक जगह पर रख देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर सेंटोंग आ जाता है, जहाँ पर लू उसको उसके हवाले कर देता है। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर लियांग को लेके जा रहा था, जहाँ पर सेंटोंग लू को बोलता है कि मेरे को नहीं पता था पिछले गार्डियन के 2 बेटे हैं। जब सेंगटोंग यहाँ पर दूसरे बेटे के बारे में लू से पूछता है, तो लू बोलता है कि उसके पास कोई भी साइकिक पावर्स नहीं है। तो सेंटोंग वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक लड़की के पास था और उस लड़की ने उसको बचा लिया था। अगले साइड हम लियांग को डेथ आइलैंड में देखते हैं, जहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए जाता है। हम देखते हैं उधर बहुत सारे बच्चे होते हैं, जहाँ पर एक खड़ूस सा आदमी उसको बोलता है कि तुम सब अगर टीचर के टेस्ट्स को पास कर लो तो हो सकता है कि कोई कांस्टेबल तुम्हें एक जनरल बना दे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं अगर तुम लोग पास नहीं हो पाते तो तुम्हारी सारी मेमोरीज बिठा के तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं लियांग भागने के लिए वहां पर पानी में कूद जाता है। तब टीचर बोलता है कि ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ये पानी तब तक तुम्हें डूबाएगा जब तक तुम पूरे नीचे नहीं पहुंच जाते, जब तक तुम्हारी मौत ना हो जाए ये तुम्हें डूबाते रहेगा। इसके बाद टीचर अपनी मैजिक का यूज करता है, लियांग को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर मिलके यहाँ पर लियांग को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लियांग अपने स्पिरिट गार्डियन यूजिन को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि यह डेड आइलैंड वैसे ही बनाया गया है जहां पर कोई भी अपने गार्डियन को समन नहीं कर सकता। और यह देख के वो सारे बच्चे यहाँ पर लियांग के ऊपर हंसने लगते हैं। तब वहां पर एक ब्लू शर्ट पहना हुआ बच्चा आता है, जिसको देख के यहाँ पर बाकी सारे बच्चे थोड़े से डर जाते हैं। और तभी वह बच्चा स्पीड की लाइट से जाता है और 3 गार्डियन को समन कर लेता है, जहां पर ये देख के वो सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं। और इसके बाद वो लियांग के पास आता है, जहां पर वो पूछता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो, जहां पर लियांग उसे सब सच बता देता है कि उसके भाई को इन्होंने किडनैप कर लिया है, जहां पर उसे उसे बचाना है। अब हम देखते हैं वो ब्लू कलर का बॉय यहाँ पर लियांग की हेल्प करने का भी सोचता है, जहां पर वो लियांग को उसके पीछे आने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर डेथ आइलैंड के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त यहाँ पर वो उसके अपने बारे में बताता है कि उसके पास एक वॉरियर बॉडी है, जिससे मैं जितने चाहूं उतने वॉरियर्स को समन कर सकता हूं। और हम देखते हैं अब दोनों ही यहाँ पर ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो ब्लू बॉय बोलता है शायद यहाँ से अगर हम कूद जाए तो हम निकल सकते हैं। तो यहाँ पर लियांग बोलता है शायद अगर हम यहाँ से गिरे तो हम मर जाएंगे। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो ब्लू बॉय बोलता है यह सिर्फ मेरी एक थ्योरी है कि अगर यहाँ से हम नीचे गिरे तो हम ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी अचानक लियांग वहां से कूद जाता है, क्योंकि उसको अपने छोटे भाई को बचाना था और उसके पास बस एक ही ऑप्शन था। नीचे पहुंच के वो एक नदी के द्वारा यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि वह ब्लू बॉय भी उसके पीछे से वहां पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स के अंदर फाइट करवाता है और सारे स्ट्रैंग इविल स्पिरिट्स को अपने टीम में शामिल कर लेता है। तभी एक इविल स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको आके उसकी स्पिरिट यान आके रोक लेती है और उसे जान से मार देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यान उसको बोलता है आजकल इविल स्पिरिट्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गए। दूसरी तरफ हम साउ को देखते हैं, जो कि वह लड़की के साथ थी जिसने उसे बचाया था, और उसका नाम बैन होता है। हम देखते हैं वहां की स्पिरिट्स यहाँ पर उसको शाओ के साथ रहने के लिए मना करती है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनती। उसके बाद हम देखते हैं कि यह दोनों वहां से चले जाते हैं और इस साइड लू को पता चल चुका था कि शाओ अभी खुला घूम रहा है, जिस वजह से यहाँ पर वह कुछ स्पिरिट्स को पकड़ के
जबरदस्ती पूछवाते हैं और गुड स्पिरिट्स को बताना पड़ता है कि आखिरकार शाओ कहाँ पर है, जहां पर लू कुछ इविल स्पिरिट्स को उनके पास भेज देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस लड़की को पकड़ने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर शाओ सामने आ जाता है और अपने गार्डियन को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो स्पिरिट को समन नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो सारे इविल स्पिरिट्स उसको पकड़कर मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अपने बड़े भाई लंग का एंट्री हो जाता है, जहां पर वो आता है और अपने स्पिरिट गार्डियन यजन के साथ सारे इविल स्पिरिट्स को मार भगाता है। उसके बाद वो अपने भाई को पकड़ के बोलता है, मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। शावर होते हुए यहाँ पर लियांग को बोलता है कि तुम जब नहीं थे तो इस लड़की ने ही मुझे सहारा दिया था। और हम देखते हैं कि उस लड़की के अंदर तब इविल स्पिरिट्स जागने लगते हैं और यहाँ पर लियांग और यूजिंग को पता चल जाता है कि यहाँ पर वो लड़की अभी इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है, जहां पर वो लड़की अचानक से शाओ के ऊपर हमला करना चालू कर देती है, जिस वजह से मजबूरन यहाँ पर लियांग और यूजिन को उसे मारना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ बहुत ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन वो उनको दफना देते हैं और यहाँ पर शाओ रो रहा होता है क्योंकि उस लड़की ने उसका ध्यान रखा था। हम देखते हैं कि वो उसको चिल्लाता है और बोलता है, लियांग तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उसे मार दिया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लेकर रहूंगा जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांग कुछ बोल नहीं पाता और दोनों ही यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि यहाँ पर यान को उन दोनों के पीछे भेजने वाला था, लेकिन यान बोलता है कि यहाँ पर लियांग बस अपने छोटे भाई के वजह से आया था, अब वो यहाँ पर वापस नहीं आने वाला। यहाँ पर लू भी एग्री करता है और हम देखते हैं दूसरी साइड यहाँ पर अभी शाओ बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, वो बहुत अपने भाई की तरह ही दिखता था। शाओ के पास अभी कुछ स्किल्स आ चुकी थी जो कि यहाँ पर वो कुछ नाइफ या कटाना की मदद से दिखा सकता था और दूसरी साइड यहाँ पर लायांग की स्पिरिट भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी क्योंकि वह बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रही थी। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि बैठ के सिर्फ पार्टी कर रहा होता है अपनी इविल स्पिरिट्स के साथ। तभी यहाँ पर उसकी गार्डियन स्पिरिट यान आ जाती है और वो बोलती है कि हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, हम थोड़ी ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं लू बोलता है कि यह पूरी रक्षसा स्ट्रीट ही मेरी है, तो कौन मुझे यहाँ पर ललकारेगा। दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने मजबूरन में उस लड़के के बारे में यहाँ पर लू को बताया। कुछ इविल स्पिरिट्स उनको मार रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ अच्छे स्पिरिट्स उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और अपनी पावर्स की मदद से जाके उन सारी इविल स्पिरिट्स को हरा देता है। उसके बाद वो एक इविल स्पिरिट को पकड़ता है और बोलता है, अगर तेरे अंदर दम है तो जाकर लू को बता दे कि रक्षसा स्ट्रीट के असली मालिक यहाँ पर वापस आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात लू को पता लगती है तभी यहाँ पर वो बहुत सारे स्पिरिट्स को उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शाओ सिर्फ अपनी स्किल्स की मदद से सबको हराने लगता है। इसे देखकर लू को हैरानी होती है कि इन 4 सालों में इतने जल्दी इन लोग इतने ज्यादा डेवलप कैसे हो गए, स्पेशली शाहजहां पर वह बिना किसी साइकिक पावर के ही इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लू अपने स्पिरिट गार्डियन यान को छोड़ देता है और तब यहाँ पर लियांग आ जाता है जो कि बोलता है कि छोटे भाई तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, अब जाके सीट में बैठ जाओ और पॉपकॉर्न से इसको आराम से देखो। तब यहाँ पर लू चौंक जाता है और बोलता है, क्या यह छोटा भाई था, इसका मतलब लियान तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। और तब हम देखते हैं कि यान यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है और यूजिन भी उसको रोकने के लिए आ जाता है। यान को भी पता चल जाता है कि यूजिन पहले जैसा वीक नहीं है और इसके बाद दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि लियांग यहाँ पर लू को बोलता है कि तुम इसको छोड़ के चले जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। जहाँ पर लू बोलता है कि तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उसने मुझे खुद सेलेक्ट किया है। और इसके बाद लियांग बोलता है, ये जगह मेरी फैमिली की है। और तभी हम देखते हैं लड़ाई में लू हार जाता है और जैसे ही लू हारता है तो यान भी हार जाता है। दूसरी साइड हम शाओ को देखते हैं उसी लड़की के कवर में, जहां पर वह जाके उसको फूल देता है और बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अब जब लियांग और शाओ वहां से चले जाते हैं तब हम देखते हैं लू को जो कि बोलता है, मैं इतनी जल्दी रक्षसा स्ट्रीट को मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर लू एक मिस्टीरियस सी ट्री का बार्क को खा लेता है जिससे उसके अंदर बहुत सारी साइकिक पावर आ जाती है। इसके बाद उस ट्री के बारे में लू उनको बता के घमंड मारता है और हम देखते हैं कि अब यैन और लू दोनों की ही पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। अब यहाँ पर लू को लंग और यूजिन मिलके भी नहीं रोक पा रहे थे, जहां पर अब लू उसको पकड़ के बहुत ज्यादा मारता है। फिर यहाँ पर लू बोलता है कि तुम्हें आखिर ये रक्षा स्ट्रीट के बारे में पता ही क्या है जो तुम इसके जनरल बनने की बातें करते हो। और हम देखते हैं तब उसको फिर से मारने ही वाला था, तभी शाओ उड़ता हुआ एक चेहरे पे उसके लात मारता है और उसको साइड कर देता है। और तभी यूजन यहाँ पर लियांग और शाओ को पकड़ता है और ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ भागने लगता है। शाओ के उस चेहरे पे लात से लू को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं लू अपने इविल स्पिरिट्स को भी
उस ट्री की बार को हिला देता है, जिस वजह से राक्षसा स्ट्रीट में पूरी टहलका मच जाता है। वहीं पर यूजन बोलता है कि अब हम अभी इससे लड़ नहीं सकते। यहाँ पर अभी लू उस ट्री को खाने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तब शाओ लियांग को फिर से इधर उधर की बातें बोलने लगता है कि हम फिर से उसी तरह से भाग रहे हैं, आखिर हमारी इतनी ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ। तब अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पर लियांग शाह को एक थप्पड़ मारता है और उसको ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है और बोलता है कि यह लड़ाई मेरी है, पापा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी। लियांग की फादर ने जो सारी बातें यहाँ पर लियांग को बोली थी वो सारी बातें उनको समझ आने लगती है। अब लियांग भी इस साइड तैयार हो जाता है कि उसको कैसे फाइट करनी है। हम देखते हैं कि वो सारे इविल स्पिरिट्स को बहुत गंदा हराता है, लेकिन यार उसके अंदर एक लिमिटेड ताकत है। जहां पर उसकी पावर जब खत्म हो जाती है तो अनकाउंटेबल स्पिरिट्स आके उसको पकड़ के लू के पास ले जाती है। वहां पर जब स्पिरिट यहाँ पर लू को बोलती है कि छोटे भाई यहाँ पर भाग चुके हैं, तब लू उस स्पिरिट को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं उसके बाद वो लियांग को पकड़ता है और लियांग हंस के कहता है कि तुम मेरे भाई को तो कभी भी नहीं पकड़ सकते। इससे लू को समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में चला जा चुका है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ इविल स्पिरिट्स को ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रांसफर करेगा। लेकिन यान यहाँ पर उसको मना करता है क्योंकि यहाँ पर वो रूल्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर लू बोलता है रूल्स जाए तेल लेने, और हम देखते हैं कि वह कुछ इविल स्पिरिट्स को यहाँ पर भेज देता है। जहाँ पर गेट के सामने शाऊ था जो कि राक्षसा स्ट्रीट में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइकिक पावर के ना होने के कारण वो वहां पर नहीं जा पाता। तभी वहां पर 4 स्पिरिट्स आ जाते हैं और यहाँ पर शाऊ को बहुत गंदा मारने लगते हैं। और वो इविल स्पिरिट्स इनविजिबल थे, जिस वजह से वो उनको देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन तब शाऊ पानी खोल देता है जिस वजह से वह उनको देख पाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक इविल स्पिरिट आके लू को बोलता है कि हमने छोटे भाई को पकड़ लिया है। लेकिन लू बोलता है लेकिन क्या, उसके बाद बोलो। उसके बाद वो इविल स्पिरिट बोलता है कि हमने उसे नहीं, उसने हमें पकड़ लिया है। और इसके बाद हम गेट में देखते हैं जहां पर शाऊ एक इविल स्पिरिट के ऊपर रहता है और वो इविल स्पिरिट अचानक से गिर जाती है। अब शाऊ थोड़ा सा आगे आता है जहां पर लियांग बोलता है शाऊ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तब लू शाऊ का मजाक उड़ाता है और अब शाऊ और लू के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लू के पास अभी ज्यादा साइकिक पावर है जिस वजह से वो अभी यहाँ पर शाओ को पकड़ता है। क्यों ना मैं तुम्हारे छोटे भाई शाओ की सारी अच्छी मेमोरीज मिटा के उसके लिए सिर्फ तुम्हारी बुरी मेमोरीज रख दूं। लियांग ये सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है प्लीज शाओ को जाने दो, जो तुम्हें करना है तुम मेरे साथ करो। लेकिन लू उसकी बात नहीं सुनता और वो शाओ की सारी अच्छी मेमोरीज मिटा देता है और सिर्फ बुरी मेमोरीज रखता है। जहां पर अब शाओ अपने ही बड़े भाई को अपना दुश्मन समझ बैठा था और वो दोनों अभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां पर लियांग अब उससे लड़ते लड़ते उसको याद दिला रहा था, शाओ मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, याद करने की कोशिश करो कि हम बचपन में कैसे एक साथ सोया करते थे। लेकिन अपने शाओ को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आ रहा। उन दोनों का झगड़ा रोकने के लिए यूजिन सामने जा रहा होता है, लेकिन तभी यान पीछे से बोलता है कि तुम वहां पर मत जाओ। लेकिन यूजिन वो बात नहीं मानता, जिस वजह से यहाँ पर यान को मजबूरन में वो गोली चलानी होती है। और अब यान यहाँ पर यूजन के ऊपर इतने सारे तीर छोड़ चुका था कि वो चल नहीं पा रहा था। जहाँ पर वो बोलता है कि मैं जब तक नहीं मर जाता तब तक मैं अपनी मालिक की सेवा करता रहूंगा। दूसरी साइड हम शाओ को देखते हैं जो कि लियांग के ऊपर अभी भी हमला कर रहा था, लेकिन लियांग उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। तब आखिर में शाओ यहाँ पर लियांग के अंदर वो नाइफ को गुस्सा के उसको मारने ही वाला होता है। लेकिन तब वह सोचता है कि आखिर मैं इसको मारना क्यों चाहता हूँ। इसके बाद लिटरली शाओ यहाँ पर रोना चालू कर देता है और वे सोचता है कि आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे तो इसको मारना था लेकिन मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा। यंग बोलता है क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, हमने बहुत कुछ अकेले सहा है, हमने बहुत कुछ अकेले सीखा है, तुम मुझे मार नहीं सकते, ये मुझे पता है। और इसके बाद शाओ को अपनी पुरानी यादें आना चालू हो जाती हैं जिससे उसको थोड़ी थोड़ी याद वापस आ जाती है। और तभी वहां पर लू आ जाता है और हम देखते हैं कि वो शाओ का हाथ आगे कर देता है जिस वजह से यहाँ पर वो नाइफ उसके अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं कि लियांग यहाँ पर बेहोश हो जाता है। शाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा रोता है और वह सोचता है कि आखिर अभी मैं क्या करूं। तो अपनी सारी पुरानी यादें वापस देखने के लिए आने लगती है। वह सोचता है जब वह छोटा था वो कैसे अपने भाई की उंगली पकड़ा करता था। तभी यहाँ पर शाओ बहुत ज्यादा रोने लगता है, उसको सारी यादें वापस आने लगती हैं। हम देखते हैं लू को जो कि बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम रो क्यों रहे हो। बात वो शाओ को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। लेकिन तभी अचानक से रेस्ट स्ट्रीट में हर जगह काले बादल आ जाते हैं और तभी अचानक से यहाँ पर शाओ के ऊपर एक बिजली गिरती है और हम देखते हैं उस बिजली की शक्ति से यहाँ पर उसके अंदर बहुत ज्यादा साइकिक पावर आ जाती है। यूजिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था लेकिन ये सब देख रहा होता है। वो बोलता है कि शाओ के अंदर कभी भी साइकिक पावर नहीं, लेकिन शायद अब हमें पता चल चुका है कि उसकी एक वॉरियर बॉडी है। लू को यहाँ पर वॉरियर बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि वो है ही गधा। तब यन यहाँ पर लू को बताता है कि वॉरियर बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि एक से ज्यादा स्पिरिट्स को समन कर सकती है। एक नॉर्मल इंसान बस एक ही स्पिरिट को समन कर सकता है। लू बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानना चाहता
कि शाओ इतना ज्यादा स्ट्रांग है। यूजिन यहाँ पर एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन वक्त आ चुका है। और हम देखते हैं कि वह अपने पीछे से एक बॉक्स निकालता है। तभी हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। यहाँ पर शाओ की उम्र कम होती है और वो यहाँ पर यूजिन से पूछता है, यूजिन ये तुम्हारे बॉक्स जो तुम्हारे पीछे हमेशा रहता है, आखिर इसमें क्या है? तब यूजिन बोलता है कि इसमें एक स्पेशल वेपन है जो कि शाओ फैमिली के लिए है, तो तुम इसको आखिरकार लंगो क्यों नहीं दे देते? तब यूजिन बोलता है, नहीं, ये वेपन सिर्फ वॉरियर बॉडी के लिए है। इस वेपन को सिर्फ वॉरियर बॉडी ही संभाल सकता है। जहां पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजिन अपने बॉक्स को निकाल के अपने आप का सैक्रिफाइस करता है, जहां से 7 जनरल बाहर आते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में जनरल एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है और यहाँ पर 7 जनरल बोलते हैं, तो शायद यूजिन तुम्हें यहाँ पर शाह फैमिली का एक वॉरियर बॉडी मिल चुका है। यूजिन बोलता है कि हाँ, मुझे एक वॉरियर बॉडी मिल चुका है और वो लियांग का छोटा भाई शाओ है। लेकिन तब जनरल्स बोलते हैं कि लेकिन यहाँ पर शाओ तो बहुत ज्यादा छोटा है और वो हमारी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब यूजिन बोलता है कि मैं दोनों के साथ बचपन से हूँ और ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से मैं आप सबको ये श्योरिटी दे सकता हूँ, शाओ धीरे धीरे आप सभी की पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाएगा। और क्योंकि अब यूजिन अपना सैक्रिफाइस दे चुका था, तो हम देखते हैं 7 में से एक जनरल नीचे आता है, वह भी अपने असली फॉर्म में। उस जनरल का नाम हमें सूचू बताया जाता है, जो कि आके यहाँ पर यूजिन को श्योरिटी देता है कि मैं इन दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। ये सुन के यूजिन बहुत ज्यादा खुश होता है और हम देखते हैं बाकी 6 जनरल को भी अभी मारना ही पड़ता है और इसके बाद यहाँ पर यूजिन अपना सेक्रीफाइस दे देता है और हम देखते हैं 7 जनरल अभी शाओ के अंदर जा चुके थे, जहां पर फाइनली अभी शाओ के अंदर भी कुछ साइकिक पावर्स आ चुकी थी और वह बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर बन जाता है यहाँ से। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने गार्डियन को समन करता है। यहाँ पर ईजन की दी गई वेपन भी शाओ के पास ही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यान सूचो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन सूचो उसको गले से पकड़ के उठा देता है और उसको बच्चे की तरह मारने लगता है। जहां पर अब शाओ उस वेपन की मदद से या फिर अपने ही स्किल्स के मदद से लू के बहुत ज्यादा मजे ले रहा था। वो लू को बहुत गंदी तरीके से पीटता है। अब शो की पावर के सामने लू की पावर कुछ भी नहीं, तो लू यहाँ पर अपने सारे इविल स्पिरिट्स को शो के ऊपर छोड़ देता है, जहां पर कुछ इविल स्पिरिट्स तो उसको ही मारने लगती है और बाकी इविल स्पिरिट्स जो कि शाओ के ऊपर अटैक करने वाली थी। तब शाओ डिसाइड करता है कि वो अपने फुल पावर का यूज करेगा, जहां पर वो पूरे इलाके को एक ही बार में उड़ा देता है। और हम देखते हैं कि शाह को उस ब्लास्ट से कोई भी डैमेज लगने से पहले ही शूचू ने उसे बचा लिया था और वहां पर यान भी लू को लेके भागने लगता है, जहां पर गधा लू अभी भी चिल्ला रहा होता है कि शाओ से हम ऐसे हार नहीं सकते। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं यान कि तुम अभी भी उससे लड़ोगे। यान के पास अभी कोई और भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से उसे उससे लड़ना पड़ता है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा मार खा जाता है। यानी कि हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी साइड शाओ सारे इविल स्पिरिट्स को खत्म कर चुका था। कुछ इविल स्पिरिट्स होती हैं जो कि यहाँ पर लू से बदला लेने के लिए जा रही होती है। तब हम देखते हैं कि यन यहाँ पर आके उन सबको हरा देता है और क्योंकि यन अभी बहुत ज्यादा लड़ चुका है, वो इतना ज्यादा इंजर्ड है कि वो उधर ही मर जाता है। और अब ये सब होता हुआ देख कि यहाँ पर उसका यन भी उसके पास नहीं है। अब उसके दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और तभी सूचू यहाँ पर लू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी शावा आके उसको रोक देता है और फिर बोलता है कि अभी इतना जल्दी इसको मारने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो जाकर उसको ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक देता है, जहां पर वो जाके कुछ ह्यूमन से पंगा ले लेता है और बहुत ज्यादा मार खाता है। दूसरे साइड हम शाह को देखते हैं जो कि अपने भाई का इंतजार कर रहा था। उसके स्पिरिट को सेंटोंग लेके चली गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर सक्सेस स्ट्रीट के कुछ मेंबर्स बोल रहे थे कि इसको अभी से रेसिसा स्ट्रीट का जनरल बना दो। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सेंटोंग उसके भाई की स्पिरिट को लाके उसको दे देता है, उधर से जल्दी भाग जाता है। लेकिन फिर सगटोंग आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें रेक्सस स्ट्रीट का जनरल हिप बनना है तो तुम्हें डेथ आइलैंड में यहाँ पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, जहाँ पर पहले शाओ तो मना कर देता है, लेकिन लियांग के कहने पर, क्योंकि लियांग ने उस पूरी जगह को देखा था, तो वह बोलता है तुम्हें वहां पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि शाओ वहां पर ट्रेनिंग करने लग जाता है। दूसरी साइड लियांग अपने पुराने घर जो कि टूट गया था उसको वापस से बनाने की कोशिश कर रहा था और अब हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुके होते हैं, जहां पर शाओ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके वापस फाइनली आ चुका होता है एंड वो लिटरली यहाँ पर लियांग से भी हाइट में बड़ा हो चुका था, क्योंकि लियांग एक स्पिरिट है जिसकी हाइट नहीं बढ़ती और क्योंकि शाओ एक वॉरियर बॉडी में था तो इसीलिए उसकी हाइट बढ़ चुकी थी। तभी लियांग बोलता है कि फाइनली मैं भी एक छोटा भाई बन गया। वहां पर दोनों एक दूसरे की उंगली पकड़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सीजन एंड हो जाता है। अब हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सियालिंग होता है। सगटोंग उसे एक कार्ड देके बोलता है
तो क्या तुम्हें अपनी भविष्य जानना है? लेकिन भाई वो लड़की उसको इग्नोर मार देती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट को ना देखते हुए चल पड़ी थी, जहाँ पर वो एक जन से टकरा जाती है, और यह और कोई नहीं, हमारा बंदा शावता, जो कि इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। और फिर शावत बोलता है, अरे मूर्ख बालक, अपनी छवि सुधार। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जो गिरा हुआ खाना होता है उसका पैसा मांगता है। वो लड़की चिल्लाती है और बोलती है, लेकिन मैं पैसा क्यों दूं? उसके बाद वो देखती है कि वहां पर रेड सिग्नल हो रहा था, और इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ पर पैसे मिल चुके होते हैं। सो उसके बाद शेलिंग को हम देखते हैं कि वो हर जगह पर जाकर इंटरव्यू दे रही होती है जॉब के लिए, लेकिन बेचारे को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता, जिस वजह से वह सोच रही होती है, आखिर मैं इतनी सुंदर हूँ इसलिए सब मेरे से जल रहे हैं, जिस वजह से मेरे को कोई भी यहाँ पर जॉब नहीं देना चाहता। उसके बाद वो अपने घर में आ जाती है, जहाँ पर वो जाके अपनी रिफ्रेश हो जाती है। उसके बाद वो बैठी, तभी उसको एक फोन में मैसेज आता है। मैसेज में उसको एक जन ने इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और उसके बाद वो रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। जब वो उस जगह पर पहुंच जाती है, तब हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस के ऊपर रक्षा स्ट्रीट लिखा हुआ होता है। जब वो उस गेट के अंदर एंट्री करती है तो वह दिया गया कार्ड वहां पर चमकता है, लेकिन जब वो यहाँ पर एंटर कर जाती है तो बदकिस्मती से वह पूरे रास्ता ही भूल जाती है। जहां पर रास्ता ढूंढने के चक्कर में वो यहाँ पर घोस्ट जॉम्बी से मिल जाते हैं, और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे जॉम्बी घोस्ट आके उस लड़की को पकड़ लेते हैं। दूसरी साइड हम अपने दो लौंडे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी स्कूटी ठोक दी थी और उसके बाद उसको रिपेयर कर रहे थे। शाओ और लियांग को यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर रक्स स्ट्रीट के अंदर कोई ह्यूमन एंट्री कर चुका है, और हम देखते हैं कि वह वहां पर पहुंच जाते हैं और आराम से एक ही एरो की मदद से बहुत सारे गस्ट्स को मार गिराते हैं। और इसके बाद हम अपने हीरो शाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने वेपन की मदद से एक ही बार में सारे जन को मार गिराता है। दूसरी तरफ शेलिंग लियांग से बात कर रही थी, और हम देखते हैं कि वह बताता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गई? ये तो दूसरी दुनिया है, मतलब एक तरफ स्पिरिट वर्ल्ड और एक तरफ ह्यूमन वर्ल्ड, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? वैसे कुछ भी हो, ये मेरा भाई है शाओ, जो कि यहाँ का जनरल है। उसकी आवाज को शलिंग अचानक से पहचान जाती है, जहाँ पर ये दोनों फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करना चालू कर देते हैं, और तभी अचानक से बहुत सारे घोस्ट फिर से यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। और हम देखते हैं इस बार घोस्ट का लीडर भी आया होता है। वो आके बोलता है कि तुम मेरे को हरा नहीं सकते, तो यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शाओ बोलता है, अरे एक और कीड़ा आ गया यार, देखते हैं, चलो इसको भी। एंड इसके बाद फिर से दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है, जहां पर कुछ देर बाद यहाँ पर वो घोस्ट लीडर यहाँ पर एक एनाकोंडा के साथ मिक्स हो जाता है या फिर मर्ज हो जाता है। एंड इस बार वो यहाँ पर शाओ के ऊपर भारी पड़ रहा था, जो कि यहाँ पर उसको उठा के फेंक देता है। इसके बाद वो बोलता है, तो अभी से मेरी रक्षा स्ट्रीट मेरी हो चुकी है। एंड इसके बाद वो ऑन ऑर्डर देता है सारे घोस्ट्स को वो दोनों को मारने के लिए, लेकिन अपना लियांग भी थोड़ी कम है, वो फाइट करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर शाह उठ जाता है और बोलता है, बड़े भाई अभी रुक जाओ, मैं जिंदा हूँ। फिर वो उठता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ पर एनाकोंडा के साथ मर्ज होकर कितना भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन जब एक ह्यूमन यहाँ पर एक स्पिरिट के साथ कंबाइन होता है तो उसे हराना नामुमकिन है। इसके बाद शाओ अपने स्पिरिट सूचू को शमन कर लेता है, और सूचू को देख के यहाँ पर जॉम्बी लीडर की तो फट चुकी थी, जहां पर वो भागने लगता है, लेकिन एक ही अटैक में यहाँ पर जॉम्बी लीडर और उसकी पूरी टीम मारी जाती है। फिर शाओ उठता है और बोलता है, तो हाँ भाई, और किसको बनना था रिसा स्ट्रीट का जनरल, और किसे कहते हैं भाई, इस एने को पूछो कभी। अब अगली सुबह हम देखते हैं शेलिंग को, जो कि नींद में उठती है और बोलती है, अच्छा हुआ यह एक सपना था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने शाओ और लियांग बैठा होता है, जिस वजह से वो डर जाती है, और वो इसके बाद शाओ उसको बहुत ज्यादा डराने लगता है। बोलता है कि लेक्स स्ट्रीट के अंदर तो सिर्फ वही एंट्री ले सकते हैं जिनके पास साइकिक पावर्स हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे अंदर से कोई भी साइकिक पावर्स हम दोनों को महसूस नहीं हो रही। डर के मारे शेलिंग यहाँ पर अपना बैग फेंक के शाओ के ऊपर मारती है, जिससे वही कार्ड निकलता है। उस कार्ड से दोनों को पता चलता है कि ये कार्ड तो साइकिक कार्ड है, और इससे शेलिंग दोनों को बताती है कि मेरे को एक बंदे ने मैसेज किया था जिस वजह से मैं इधर आई। और उसके बाद जब वह मैसेज को देखते हैं तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस मैसेज को सिर्फ वही पढ़ सकते हैं जो कि साइकी पावर्स को रीड करना जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शाहो, जो कि सीलिंग को अपने जगह पर वापस छोड़ने जा रहा था। वहां पर बाइक पे वो सीलिंग पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? शाहो बताता है कि मेरे पापा यहाँ के जनरल थे, जिसके बाद यहाँ पर एक जन ने कब्जा कर लिया था, जिससे हम लोग बहुत मुश्किल से बचे थे, और फिलहाल मैं यहाँ का जनरल हूँ। इसके बाद शेलिंग बोलती है, मैंने तो इसे बहुत छोटा सा सिटी समझा था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है। शाओ बोलता है, हाँ पहले ये छोटी ही थी, लेकिन अभी वो स्पिरिट्स बढ़ने के चलते इस सिटी को भी बड़ा करना पड़ा। इसके बाद यहाँ पर शेलिंग बोलती है कि वो तुम्हारे साथ जो था, जिसने तुम्हारा साथ दिया, आखिर वो कौन है? तब शाओ बोलता है, जरा पीछे तो मुड़ो। पीछे हम यहाँ पर शूचू को देखते हैं,
जो कि अपने घोड़े पे सवार था। रास्ते में कुछ घस्ट्स मिलते हैं जिनको दोनों ही उड़ा देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गेट से पार होते हुए वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और उसको भेजने के बाद वो बोलता है कि ये काम मैंने फ्री में नहीं किया, मुझे इसके पैसे चाहिए। शेलिंग बोलती है मुझे पता ही था तुम ऐसे ही हो, तुम चेंज नहीं हो सकते। जिसके बाद वो उसे कुछ पैसे देती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वह बोलता है कि शायद तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी साइकिक पावर्स हैं, क्योंकि सेंटोंग नाम का बंदा सिर्फ उसे ही मैसेज करता है जिसके पास थोड़ी बहुत साइकिक पावर्स हो, ताकि वो रसेल स्ट्रीट के नए नए जनरल्स को खोज सके। घर में आके शेलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है, सोचती है कि वो यहाँ पर अपने एक पर्सनल गार्डियन स्पिरिट को भी समन कर सकती है, जिस वजह से उसको ट्राई करने लगती है। लेकिन उस गेस्चर को ट्राई कर लेने के बाद भी उसको कोई स्पिरिट गार्डियन नहीं मिलता, जिस वजह से वो बोलती है कि नहीं, मैं तो ह्यूमन वर्ल्ड में ही ठीक हूँ। और वहां पर अगले दिन ही उसको एक जॉब भी मिल जाती है, जिस वजह से जो सेंटोंग ने उसको कार्ड दिया था वो उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है, जहां पर वो कार्ड सीधा एक रोबोट के सामने जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि उस रोबोट ने वहां से सारी इन्फॉर्मेशन शेलिंग के बारे में वहां से निकाल ली थी, और वो रोबोट सीधा शेलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन उसके बॉस को दे देता है, जहां पर वो बोलता है कि उसको पकड़ लो। दूसरी साइड यहाँ पर शेलिंग रेडी हो रही थी अपने जॉब में जाने के लिए, और तभी वहां पर वह रोबोट आ जाता है। लेकिन तभी शेंगटोंग भी वहां पर आ जाता है, जिस वजह से उस रोबोट को वो मार गिराता है। वो बोलता है कि यह पूरी ऑन ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी स्पिरिट गार्डियन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम जल्द से जल्द रक्षसा स्ट्रीट के लिए निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर रोबोट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और सेंगटोंग अकेला उसको कैसे रोकता। लिफ्ट में भी रोबोट्स थे, वह छत में जा चुकी थी, लेकिन छत में भी रोबोट्स आ जाते हैं। तब सटोंग वहां पर उसको नीचे भेज देता है। अब जब वो रक्स स्ट्रीट जा रही थी तो वह सिर्फ दौड़ रही थी, जिस वजह से वह रास्ते में नहीं देखती, और तभी एक ट्रक उससे टकराने वाला था। लेकिन तभी वो ट्रक के खुद ही टुकड़े हो जाते हैं, और ये किसी और ने नहीं बल्कि शेलिंग के स्पिरिट ने ही किया होता है। उसकी स्पिरिट की झलक अब शेलिंग और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन भी देख चुकी थी। और भाई, जरा यहाँ पर शेलिंग की स्पिरिट को देखो, जो कि यहाँ पर कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। दूसरी साइड यहाँ पर शेलिंग रेस स्ट्रीट पहुंच चुकी थी, जहां पर शाऊ नहीं होता, क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ डिलीवरी करने के लिए गया होता है। और यहाँ पर शेयरिंग शाओ की बुराई कर रही होती है। तभी शाओ यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है मेरे ही घर में आके मेरी ही बुराई कर रही हो। दूसरी साइड हम यहाँ पर लियांग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शेलिंग को अपना स्पिरिट ट्री दिखा रहा होता है, और वो बोलता है कि ये हमारी पूर्वज ट्री है, यहाँ पर हम बचपन से ही अपने विश मांगा करते हैं। यहाँ सेंटोंग शाओ को बोल रहा था क्यों ना तुम शेलिंग को थोड़ी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन तब शाओ बोलता है ट्रेनिंग वगैरह छोड़ो, इसको सीधा डेथलैंड में भेज दो। अरे अरे अरे, एक सेकंड में तो भूल ही गया, वहां पर बच्चों को भेजते हैं, आंटियों को नहीं। तब देखते हैं कि दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तब सेंगटोंग बोलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में यहाँ पर शेलिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, 7 स्ट्रीट में भी उसको खतरा है, लेकिन थोड़ी सी कम है, तो शाओ तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। फिर शाओ बोलता है तो ठीक है, आज से मैं इसकी मम्मी बन गया। फिर शेलिंग बोलती है कि मेरे को सारे काम आते हैं, वैसे भी तुमसे कौन हेल्प मांग रहा है। तब हम देखते हैं कि शाओ बोलता है ऐसा है तो फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ अगर तुम्हें सारे काम आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेलिंग यहाँ पर एक वेटर के ड्रेस में होती है, क्योंकि शेलिंग यहाँ पर शाओ के घर में होती है, तो यहाँ पर वो उसका पूरा फायदा उठाता है। लगभग सारे काम वो उससे ही करवा रहा था, और यहाँ पर लियांग को उसके ऊपर तरस आ रहा होता है, जिस वजह से वो शाओ को मना करता है। लेकिन शाओ बोलता है अरे करने दो, तो वैसे भी आपने देखा नहीं है ये कितना ज्यादा खाती है, और वैसे भी इससे मेरा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सुन के हम देखते हैं शेलिंग का 7वें आसमान में गुस्सा होता है। वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से रेंट देकर रहूंगी। शाह बोलता है ठीक है, फिर ये तो बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें हर महीने के 100 येन देने होंगे। हम देखते हैं कि यह चीज तो यहाँ पर शेलिंग के लिए बहुत ज्यादा कम होती है। वो शाओ को 200 येन देती है और सारे काम करवाती है घर के, और सब कुछ कर लेने के बाद जब वो जाकर बैठता है, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि लियांग शाओ को पूछता है आखिर स्पिरिट वर्ल्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक कोई भी हमला क्यों नहीं किया। तब शाओ बोलता है तुम्हें क्या लगता है, अरे बड़े भैया वो मुझसे डर गए होंगे। अगले सीन में हम सेंगटोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लियांग और शाओ के पास थे, और हम देखते हैं कि सेंगटोंग अभी दोनों को बताता है शेलिंग की जो स्पिरिट है वह किसी भी मरे हुए इंसान को रिवाइव कर सकती है, इसीलिए स्पिरिट ऑन ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे पड़ी हुई है। और इतनी रेयर स्किल देख के यहाँ पर लियांग और शाओ दोनों ही चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम साओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शेलिंग को बाहर बुलाता है और बोलता है बहुत हो गया, तो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होने वाली है। और शेलिंग सोच रही थी भाई ये बंदा बहुत दोगला है, ये अभी कुछ और बोल रहा था, अभी कुछ और बोल रहा है। वैसे तो अपना श्राव यहाँ पर अपने ही फायदे के लिए ये सब करेगा, क्योंकि वह अपने बड़े भाई को रिवाइव करना चाहता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वह मर चुका था, और ये जो उसके साथ है वो सिर्फ उसकी स्पिरिट है। इसके बाद शाओ और शेलिंग मिलके बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि अपने ब्रीथिंग कंट्रोल और बहुत कुछ। अब इतनी सारी ट्रेनिंग करके वो बहुत ज्यादा थक चुकी, जिस वजह से वो यहाँ पर आराम से कुछ देर रेस्ट कर रही थी। तब वहां पर लियांग भी था, जो कि बोलता है कि मेरा भाई कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हारी भलाई के लिए भी कर रहा है। अगले सीन में हम सेंटोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लियांग और शाओ से बात कर रहा था। वो बोलता है कि मेरे को क्रिमिनल का पता चल चुका है
और क्रिमिनल का नाम सुनने के बाद यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब शाओ घर में जाने से पहले बोलता है कि जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। अब रात भर शेलिंग यही सोच रही होती है कि आखिर शाओ ने उसे ऐसा क्यों कहा, और वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी बाहर एक धमाके की आवाज आती है। बाहर लियांग और शाओ भी उस धमाके को देख रहे थे जहां पर वो वहां पर जाने की बात करते हैं। शेलिंग भी उन दोनों के साथ जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जाती क्योंकि शाओ मना कर देता है। लेकिन ये लड़की कहाँ मानने वाली थी। हम देखते हैं कि वो दोनों तो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर शेलिंग दौड़ दौड़ के ही जाने लगती है। वहां पर शाओ सबको डिफीट कर रहा होता है, जहां पर लियांग नोटिस करता है कि इस बार तो हर डायरेक्शन से ज़ॉम्बी घोस्ट आ रहे हैं। शायद स्पिरिट ऑन ऑर्गेनाइजेशन यह जानना चाहती है कि सक्सेसर स्ट्रीट के सबसे वीक कॉर्नर कौन से हैं। तभी वहां पर शेलिंग भी आ पहुंचती है और वह लियांग के साथ खड़ी होती है, जहां पर लियांग बोलता है, तुम आ गई। मेरे भाई को देखो जो कि कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। तुम्हें पता है पहले यह भी बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था और ना ही इसके पास कोई भी स्पिरिट थी। तब तो मुझे इसे बचाना पड़ता था, लेकिन उसके बाद इसने अपने ऊपर विश्वास करना चालू किया, जहां पर मुझे बचाने के लिए यह अपने जान पे खेल गया है। बस जो वो एक अपने ऊपर उसने भरोसा किया था, जिस वजह से उसे आज इतनी सारी स्पिरिट गार्डियन मिल चुकी है। साथ ही साथ लियांग यहाँ पर कुछ घोस्ट स्पिरिट्स को भी हरा रहा होता है। ये सब स्पीच सुनने के बाद शलिंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है, जिसके बाद दिन से ही वो सारी चीजें ट्राई करने लगती है और फाइनली वो एक बार अपने स्पिरिट को समन करने में थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाती है। जहां पर स्पिरिट बाहर तो नहीं आता लेकिन वो उसको थोड़ी सी दिख जाती है, जिस वजह से शेलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां पर पीछे भाग जाती है। लियांग आकर बोलता है कि डरो मत, यह तुम्हारा पहला स्टेप था। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर दुआमन वर्ल्ड में किसी को खोज रहा होता है और वह कोई और बंदा नहीं दूसरे स्ट्रीट का जनरल होता है। शटोंग ने जिस क्रिमिनल के बारे में यहाँ पर दोनों को बताया है उसी क्रिमिनल के बारे में वो हर जगह पूछता है। दूसरी तरफ वही क्रिमिनल उसको यहाँ पर अपने ऑपरेशन से देख रहा होता है और जो रोबोट यहाँ पर शाओ को देख के सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा था वहां पर उसको शाओ ने देख लिया होता है, जिस वजह से वो वहां पर जाके उसके सिर से धड़ को अलग कर देता है। और भाई यहाँ पर वो उस विलेन को मारना इसलिए चाहता था क्योंकि वो विलेन वही है जिसने यहाँ पर शाओ और लियांग के माता पिता को मारा होता है। उसे उस विलेन को मार के अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है। अब सेंटोंग उस रोबोट में ऐसा कुछ करता है जिससे कि वह दोनों डायरेक्ट उनके बॉस से मिल जाते हैं। वहां पर उनका बॉस दोनों से कहता है, तुम दोनों कितने भोले हो, तुम दोनों ने रक्षसा स्ट्रीट को ऐसे ही अकेले छोड़कर चले आए और तुम्हें लगता है मैं इस चीज का फायदा नहीं उठाऊंगा। तब यहाँ पर शव बोलता है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है, रक्षसा स्ट्रीट की बॉर्डर को तोड़ के अंदर जाना इतना आसान नहीं। तब वो बॉस बोलता है कि मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ी वाली गलतफहमी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लियांग और शीलिंग को देखते हैं। शीलिंग बोलती है, क्या यह चाल हो सकता है कि हमारे दो अच्छे फाइटर्स को रक्षसा स्ट्रीट से बाहर निकाल के यहाँ पर अटैक करने का उनका कोई प्लान हो। तभी अचानक से वहां पर कोई मकड़ी टाइप की घोस्ट अपीयर होके उनके ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि लियांग के पास यहाँ पर अपनी स्पिरिट धन नहीं है। लेकिन फिर भी तब के लिए वो उस मकड़ी को हरा देता है, लेकिन वो मकड़ी फिर से जिंदा हो जाती है और इस बार वो लियांग को दूर फेंक देती है। साथ ही वह अपने मकड़े के जाले से यहाँ पर शीलिंग को भी पकड़ लेती है। दूसरी साइड शाओ बैठ के बोल रहा था कि मुसीबत के वक्त पे ही यहाँ पर शीलिंग अपनी फुल पावर का यूज कर सकती है। यहाँ पर लियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वह उठता है और वह एक रोबोट को समन करता है, क्योंकि वह एक ऐसा रोबोट है जो कि यहाँ पर साइकिक पावर से चलता है और यह कोई भी गार्डियन नहीं है। यहाँ लिंग अपने रोबोट के साथ मर्ज हो जाता है और उसके बाद वो स्पाइडर को बहुत बुरा मारता है। बस एक ही अटैक में वो स्पाइडर पूरा खत्म हो जाता है। दूसरी साइड यहाँ पर सेंटोंग बोलता है कि तुम भूल रहे हो, रक्षसा स्ट्रीट को दो भाई कवर करते हैं, एक को भी कमजोर समझने की गलती की मतलब तुम मारे जाओगे। यहाँ पर सारी फाइट खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर लियांग की रोबोट की हालत खराब हो चुकी थी। शेलिंग बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए भी एक ऐसा रोबोट बना सकते हो। लियांग बोलता है, रोबोट बनाने से अच्छा तुम अपने स्पिरिट को समन करना सीख लो। बेशक वो इस रोबोट से तो ज्यादा ही पावरफुल होगा। अगले दिन हम सेंटोंग को देखते हैं और यहाँ पर साथ में सूचू को भी देखते हैं। सेंटोंग बोलता है कि एक गार्डियन स्पिरिट सिर्फ लड़ाई में नहीं तुम्हारी हर बात मानेगा। और इसके बाद वो बोलती है, लेकिन मैं जब भी अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश करती हूँ तो उसके अपीयरेंस से मेरी तो यहाँ पर फट जाती है। मगर क्यों? शाओ बोलता है, तुम उससे धीरे धीरे कोऑर्डिनेट कर जाओगी। वो उससे कुछ मूव्स करवाता है लेकिन वह कोई काम नहीं देती और वह बोलता है, मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी स्पिरिट को बाहर कैसे निकालना है। इसके बाद वो शेलिंग को लेता है सूचू के साथ और उसको घोस्ट ज़ॉम्बीज लाख के पास जाकर छोड़ के उधर से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब वो घोस्ट ज़ॉम्बीज यहाँ पर शेलिंग के ऊपर अटैक करते हैं तो वह बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपनी स्पिरिट को बाहर नहीं निकाल पाती। जहाँ पर बाकी तीनों आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। उन तीनों को समझ आ जाता है कि शेलिंग की स्पिरिट यहाँ पर बाहर इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि वो स्पिरिट यहाँ पर उसके ही हार्ट चेन से बंधी हुई है। अगले सीन में हम सेंटोंग को देखते हैं
जो कि शाओ को बोलता है क्यों ना हम शीलिंग को उस टेनी को खिला दें। इससे तो यह श्योर है कि वो अपनी स्पिरिट को तो समन ही कर लेगी, लेकिन तब शाओ मना कर देता है, बोलता है कि वो ट्री मेरी फैमिली की है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के हाथ लगे। ये सब बातें यहाँ पर शीलिंग सुन चुकी थी, जिस वजह से उसे सब कुछ बताना पड़ता है। सब जानने के बाद वह खुश हो जाती है कि उसे अभी ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब शाओ मना कर देता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ लियांग बोलता है, शाओ मुझे पता है तुम लू के बारे में अभी तक नहीं भूले, लेकिन शीलिंग वैसी नहीं है, वो अपने पावर्स को अच्छाई के लिए ही यूज करेगी। दूसरी तरफ शीलिंग उदास बैठी हुई, जहां पर सेंगटोंग आके उसको थोड़ा सा दिलासा देता है। यार इसकी आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो सारे रिवेंजेस, वो सारे स्पिरिट्स समझ कुछ देर बाद जब वहां पर सगटोंग चला जाता है तो वह पेड़ के पास जाती है, जहां जैसे ही वह उस पेड़ को देखती है तो शाओ का चेहरा उसके सामने आ जाता है, जो कि बोलता है कि तुम हमेशा एक आसान रास्ता खोजने की कोशिश करती हो, लेकिन उनके बारे में सोचो जो कि मेहनत करते हैं। तब यहाँ पर शिलिंग सोचती है कि तुम्हें क्या पता शाओ, मैंने 2 महीने कितनी कड़ी ट्रेनिंग की। ये कहने के बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है ताकि उसके ब्रांच को वो खा सके, लेकिन जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी तो उसको सारे वो ख्याल वापस आते हैं जब वो शाओ और लियांग के साथ मिलकर ट्रेनिंग किया करती थी। फिर वो नीचे उतर जाती है और बोलती है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं इस ट्री के बिना मदद से अपने पावर्स को अनलॉक कर सकती हूँ। और भैया यहीं पर ट्विस्ट आता है, जहां पर शाउस को देख रहा होता है और वह चुपचाप मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा हुआ तुमने सही डिसीजन लिया। और अचानक तभी रसेस स्ट्रीट के पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं। सेंगटोंग देख के बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम्हें इतनी जल्दी देखना पड़ेगा। लंग और ऐश भी आगे जाते हैं, जहां पर हम आसमान में एक पोर्टल को खुलता हुआ देखते हैं, जहां से स्पिरिट ऑन ऑर्गेनाइजेशन का बॉस और बहुत सारे रोबोट्स निकलते हैं। और जैसे कि आपको पता है, उनका मेन टारगेट शलिंग है। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है। खैर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और वो अपने एक स्पिरिट गार्डियन सूचू को समन करके सबसे लड़ने के लिए निकल जाता है, जहां पर वो सारे रोबोट्स को हरा रहा था। और हम देखते हैं रोबोट्स नॉर्मल स्पिरिट्स को पकड़ के मार रहे होते हैं। चाव लड़ ही रहा होता है कि तभी वहां की एक और स्ट्रीट के पास से एक और पोर्टल ओपन होता है। भाई उस स्ट्रीट का जनरल आखिर कर क्या रहा है, मुझे सबको अकेला ही संभालना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर श्रीलिंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो गई थी, लेकिन तब यहाँ पर सेंगटोंग और लियांग बोलते, शाओ को कम समझ रहे हो श्रीलिंग, तुम्हें पता नहीं है उसकी पावर क्या है। ये बात वो कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक और पोर्टल ओपन हो जाता है। ये सब देखने के बाद शाओ और लियांग और साथ ही में सैगाटोंग भी बहुत ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि स्पिरिट ऑन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इजीली रक्स स्ट्रीट के बैरियर को तोड़ रही थी। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो चुके थे तो सेंटोंग को यहाँ पर शेलिंग लास्ट वाले पोर्टल के पास जबरदस्ती भेज देती है। और दूसरी साइड शाओ यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स को मार चुका था, लेकिन रोबोट्स का आना बंद ही नहीं हो रहे थे। तो शाओ अपना स्पेशल मूव, जो कि एक फायर मूव होता है, उसको यूज करता है। जैसे ही शाओ सारे मूव्स को यूज करता है तो वहां पर सारे रोबोट्स जल के खाक बन जाते हैं। दूसरी साइड उनका बॉस, जो कि बाकी रोबोट्स को शाओ की तरफ छोड़ के वहां से निकल लेता है। दूसरी तरफ लियांग, जो कि यहाँ पर एजम्पशन लगा रहा था कि यहाँ पर 3 पोर्टल खुल चुके हैं, तो चौथा पोर्टल इधर ही खुलने वाला होगा। और उसके बाद वो अपने गार्डियन स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि रोबोट टैंक था। और लियांग ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है, क्योंकि उसके पास एक फिर से पोर्टल खुल जाता है। और जैसे ही पोर्टल खुलता है तभी वो अपने सबसे खतरनाक अटैक बियर फ्लावर का यूज करते हुए पोर्टल के ऊपर हमला करता है, जिससे कि यहाँ पर रोबोट्स बाहर आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिया यहाँ पर अपना काम खत्म करता ही है कि शाओ भी वहां पर सारे रोबोट्स को खत्म कर चुका था। और हम देखते हैं श्रेलिंग को, जो कि खड़े होकर सोच रही थी, मेरे पास तो गार्डियन स्पिरिट भी है, लेकिन मैं शाओ और लियांग की हेल्प नहीं कर पा रही। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और बोलता है, बिल्कुल सही, तुम कोई काम की नहीं ट्रेनिंग करने में तो तुम्हें आलस आता ही है, और अब तुम अपने गार्डियन स्पिरिट को भी समन नहीं कर पा रही। इसके बाद शाओ स्ट्रीलिंग को आंटी बोल देता है, जिसके वजह से ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। मेरे को नहीं लगता यार इन दोनों का कुछ हो सकता है। तभी सेंटोंग यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। दोनों ही चिल्लाते हैं, तुम बीच में मत सो। सटोंग बोलता है कि मेरे को चेकिंग के लिए एक पोर्टल में जाना पड़ेगा, जहां पर वो एक पोर्टल पे एंट्री कर लेता है। लेकिन तभी तीनों पोर्टल से बहुत सारे लाइट निकलने लगते हैं और वो लाइट एक जगह पर आकर शीलिंग के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन शाह उसको जैसे तैसे करके बचा लेता है। हम देखते हैं जैसे ही वो लाइट हटती है तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। यंग बोलता है, असली लड़ाई तो यहाँ से शुरू होने वाली है, लेकिन शाओ बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये काम भी जरूर यहाँ पर स्पिरिट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के बॉस का ही होगा, क्योंकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर एक्स स्टेट में ऐसे ही नहीं घुस सकता। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर नॉर्मल स्पिरिट्स को हमला कर रहा था और वो एक लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर शाओ की एंट्री हो जाती है और वह जाके उसको
बचा लेता है। जब वो उस लड़की को देखता है तो बचपन में जिस लड़की ने यहाँ पर शाऊ को बचाया था, शाऊ को उसकी याद आने लगती है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हारे लिए मुझे उसको हराना ही होगा, और उसके बाद वो मॉन्स्टर के साथ सूचू को भी लेके एक पोर्टल में चले जाता है, क्योंकि रेसेसर स्टेट में वो मॉन्स्टर के साथ फाइट उतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकता। दूसरी साइड एक एरो आके यहाँ पर शीलिंग को लगाने ही वाली होती है कि लियांग उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। ये किसी और का नहीं, स्पिरिट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के बॉस का ही अटैक होता है। ऑन ऑर्गेनाइजेशन का बॉस आके बोलता है कि शेलिंग इधर ही है, लेकिन मेरे को उसमें बिल्कुल भी यहाँ पर स्पिरिट की शक्ति महसूस नहीं हो रही। और स्ट्रीट में आने के लिए तो वाकई में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। सिर्फ एसआर स्ट्रीट की बॉर्डर इतनी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए मेरे को बाकी सारे स्ट्रीट्स के जनरल को यहाँ पर मारना पड़ा। यंग कहता है क्या तुमने सारे जनरल्स को मार दिया? ऐसा तो हो नहीं सकता। और हाँ, ये यहाँ पर झूठ ही बोल रहा होता है, क्योंकि उसने बस उनको बेहोश या फिर बहुत बुरी तरीके से मारा ही होता है। लियांग बोलता है तुम चाहे जहां पर भी हो, लेकिन शेलिंग अभी एक्सरसाइज स्ट्रीट में है और ये मेरी ड्यूटी है कि इसको कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ हम कांस्टेबल्स को देखते हैं जो कि बोलता है कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर हम अंदर ना जाए तो वही अच्छा होगा, ये सब तो सकटोंग ही संभाल सकता। उसके रिप्लाई में एक फीमेल कांस्टेबल बोलती है तुम उस सेंटोंग की बात कर रहे हो जिसका अभी 3 महीने से कोई अता पता नहीं। दूसरी तरफ स्ट्रीट के दूसरी स्ट्रीट में यहाँ पर सेंगटोंग अपने जनरल के पास जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी। वो जनरल यहाँ पर सेंटोंग को बाकी सारे बातों के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि कैसे स्पिरिट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के बॉस आके रेगुसर स्ट्रीट का पोर्टल खोल के चला गया। जनरल ये भी बोलता है कि कांस्टेबल्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सटोंग बोलता है फिलहाल मेरे पास इससे भी बहुत जरूरी काम है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर शाओ और सूचो साथ ही में उस मॉन्स्टर को देखते हैं। हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के पास एक हीलिंग एबिलिटी होती है। ये दोनों जितना भी हमला कर ले मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ लियांग को देखते हैं जो कि अपने रोबोट के साथ था और उसकी रोबोट की हालत कुछ खास नहीं थी। इसका एक ही मतलब निकलता है कि बॉस यहाँ पर काफी पावरफुल है। शेलिंग को लियांग बोलता है कि तुम अभी के लिए जल्दी से वहां पर जाकर छुप जाओ। दूसरी तरफ हम शाह और सूचू को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि यह मॉन्स्टर बड़ा ही अजीब है। हमने हर जगह से हमला करके देख लिया, लेकिन हमें ये हर बार पहचान लेता है। सूचू बोलता है कि क्या कर सकते हैं, मॉन्स्टर होने के बावजूद भी ये एक डॉग ही है। सूंघने की शक्ति तो उसकी अच्छी होनी ही थी, लेकिन शाओ बोलता है सूचू अच्छे से देखो ये जगह को मैंने क्यों चूज किया है। हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जहां से वो अलग अलग स्ट्रीट्स में भी जा सकते थे। दोनों ही समझ जाते हैं कि आखिर उनको क्या करना है। सूचू एक दूसरे पोर्टल पे चले जाता है जहां पर शाह उसस को थोड़ा सा हमला करके एक दूसरे पोर्टल पे चला जाता है। बेसिकली इनकी स्ट्रेटजी यह थी कि वो उस मॉन्स्टर को दूसरे दूसरे स्ट्रीट में ले जाकर मारेंगे, लेकिन दोनों उस मॉन्स्टर को जितना भी मार ले वो रिकवर तो होना ही था, जिस वजह से हमारे शाओ को यह समझ आ जाता है कि यह मॉन्स्टर किसी का गार्डियन स्पिरिट है। तब शाओ सूचू को बोलता है जब तक हम इस गार्डियन स्पिरिट के ओनर को ना मार देते तब तक ये हील होता ही रहेगा। दूसरी तरफ लियांग जो कि बॉस से लड़ाई कर रहा होता है और उसके स्पिरिट की भी यहाँ पर पूरी बैंड बच चुकी होती है। उसकी पावर के सामने लियांग की पावर अभी थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगी थी। जहां पर शीलिंग सोच रही होती है तो क्या मुझे उस पेड़ की टहनी को खा लेना चाहिए? अरे नहीं, मैं ऐसे कैसे उस टहनी को खा सकती हूँ? मैंने यहाँ पर शव से वादा किया है और मैं खुद ही ये सब करना चाहती हूँ। लेकिन तभी लियांग यहाँ पर उसके सामने आकर गिरता है और वह बोलता है शेलिंग जल्दी से उस बड़ी पेड़ की टहनी को खा लो, क्योंकि लियांग यहाँ पर अकेले बॉस का सामना नहीं कर पा रहा था और अगर यहाँ पर वो टहनी ना खाती तो कुछ भी हो सकता था। सिर्फ लियांग को बचाने के लिए वो टहनी खाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो पेड़ के पास जाकर बोलती है प्लीज लियांग तुम शाह को ये बता देना कि मैं तुम्हारे कहने पर ही ये कर रही हूँ। और उसके बाद वो बड़ी पैर की टहनी को खा लेती है, जिसके बाद उसके अंदर इतना ज्यादा साइकिक पावर आ जाता है जिससे वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे कि सब जाके एक जगह पर गिर जाते हैं। और शेलिंग बोलती है तो लियांग क्या मैं इसे कर पाई? तब लियांग बोलता है हाँ शेलिंग तुम्हारा स्पिरिट बाहर आ चुका है। कुछ देर बाद हम शेलिंग की स्पिरिट को देखते हैं जिसको देख के यहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली होता है। ऐसा स्पिरिट उसने पहली बार देखा था। लियांग उसको देख के हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो पहली बार इतना बड़ा स्पिरिट देख रहा था। लेकिन यहाँ पर शेलिंग के स्पिरिट की हालत कुछ ठीक नहीं होती क्योंकि वह बहुत सालों से कैद था, इसलिए उसका मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं था। और हम देखते हैं कि उसके स्पिरिट के मुंह से वो बहुत ही खतरनाक लेजर छोड़ रहा होता है जो कि अगर एक बार बड़े पेड़ को टच कर गया तो वह बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि बड़े पेड़ के पीछे से कोई एक जन हमला करता है जिस वजह से वो ईविल स्पिरिट यहाँ पर अपना काबू खो देता है और वो बिल्कुल यहाँ पर बड़े पेड़ के ऊपर ही हमला कर देता है। वो लेजर जाकर सीधा बड़े पेड़ पे लगता है जिस वजह से वह पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही वह पेड़ डिस्ट्रॉय होता है उसके अंदर से इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी निकलती है कि जितने भी नॉर्मल स्पिरिट्स एक्स स्ट्रीट में थे सारे उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। ईविल स्पिरिट का बॉस बोलता है कि इस पेड़ के डिस्ट्रॉय होने से ह्यूमन वर्ल्ड
एंड स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का जो बैरियर था वो टूट चुका है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। भूलना ममत की लियांग भी एक स्पिरिट ही है, तो वो उधर भी खींचा चला जा रहा था, लेकिन वो एक पत्थर को पकड़ा हुआ था। लेकिन कुछ ही देर में लियांग का जो हाथ था वो पत्थर से छूट जाता है, लेकिन पूरे टाइम पे आके शेलिंग यहाँ पर लियांग का हाथ पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। लियांग बोलता है, मुझे माफ करना शेलिंग, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं एक स्पिरिट हूँ। लेकिन शेलिंग बोलती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल ये सोचो कि शाओ अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ शाओ एक बहुत ही बड़ा हमला मॉन्स्टर के ऊपर करता है, जिस वजह से वह एक पोर्टल पे जाके बंद हो जाता है और वह उसके बाद अपने रेक्सेसर स्ट्रीट में जाने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स में जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे अचानक से पोर्टल्स खुलने लगते हैं, जिससे कि शाह भी समझ जाता है कि यहाँ पर रेक्सेसर स्ट्रीट का बैरियर टूट चुका है। उसके बाद वो एक पोर्टल में जाता है और वहां पर एक रूम में जाता है। जब वह उस रूम में एंट्री लेता है तो उसे सामने सेंगटोंग दिखता है। जब वह सैटोंग को टच करता है तो वह नीचे गिर जाता है और सैटोंग यहाँ पर मारा जा चुका था। सेंटोंग ने मरने से पहले अपने खून से एक मैसेज लिख के गया था, जहां पर उसने बताया था कि स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के अलावा भी एक टीम है जो कि रक्स स्ट्रीट को कवर करने की कोशिश करेगी। वो टीम भी रक्स स्ट्रीट में अपना कब्जा करना चाहती है यार। सटोंग के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर से कर ही देना भाई। इसके बाद शख्स स्ट्रीट के लिए निकल जाता है, जहां पर वो एक पोर्टल से जाता है और दूसरी साइड हम देखते हैं वो बॉस शेलिंग को गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर शेलिंग उसी का बाल पकड़ के लियांग को बचा लेती है। इसके बाद बॉस अपने मैजिक पावर का यूज करता है, जिस वजह से शिलिंग का हाथ लियांग के हाथ से छूट जाता है। लेकिन तब शाह आके बोलता है, फिर से मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता मेरे भाई, और वो लियांग को तो बचा लेता है। लेकिन तभी बॉस यहाँ पर अपने स्पिरिट गार्डियन को बुला लेता है, जो कि वही मॉन्स्टर होता है जिसके साथ शाओ अभी तक लड़ रहा था। वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उसके बाद वो यहाँ पर शेलिंग की स्पिरिट के ऊपर हमला करने वाली, लेकिन सूचू उसको बचा लेता है और लियांग सूचू को यहाँ पर शेलिंग की स्पिरिट को संभालने भेज देता है, जहाँ पर वो अपने सेकंड स्पिरिट को समन कर लेता है। लियांग के सेकंड स्पिरिट का नाम डियांग होता है और उसको देख के यहाँ पर बॉस की फट जाती है, क्योंकि उसको अभी समझ आ रहा है कि लियांग